guys, this is Zoologist AK and I'm here to talk about development of vertebrate eye. As we know that eye is one of our sense organ. So a big question arises when we talk about any sense organ development. Then first is how does major sense organ develop? So majority of sense organs develop by interaction of neural tube with a series of epidermal thickening. As we know that after neural tube formation, there is the formation of 3 germs layer and different organs and tissues start developing. So here the sense organs develop by the interaction between this neural tube and epidermal thickening. Epidermal thickening is also known as cranial ectodermal thickening, cranial ectodermal thickening और cranial ectodermal placode. ये जो cranial ectodermal placodes हैं, ये cranial ectoderms की थिकनिंग होती है, मतलब सेल डिवाइड होती रहेंगी और वहाँ पे एक थिक फॉर्मेशन हो जाएगी. और ये जो क्रेनियल एक्टोडर्मल प्लेकोड्स हैं, जो बेसिकली थिकनिंग होती है क्रेनियल एक्टोडर्म्स की, ये न्यूरॉन्स की फॉर्मेशन करती हैं और सेंसरी एपिथेलिया की फॉर्मेशन करती हैं. 2 ओल्फैक्टरी प्लेकोड्स होते हैं. जो ओल्फैक्टरी हैं तो वो क्या फॉर्म करेंगे? नेशनल एपिथेलिया फॉर्म करेंगे और गैंग्लिया फॉर्म करेंगे. गैंग्लिया किसके लिए? ओल्फैक्टरी नर्व्स के लिए. अगर ओटिक प्लेकोड है तो वो क्या फॉर्म करेगा? हमारे ईयर के पार्ट्स फॉर्म करेगा, लाइक ईयर लेब्रिंथ फॉर्म करेगा और उसके न्यूरॉन्स फॉर्म करेगा, लाइक अकोस्टिक गैंग्लिया फॉर्म करेगा जिसकी वजह से हम सुन पाते हैं. अगर लेंस प्लेकोड की बात करेंगे हम यहाँ पे, तो लेंस प्लेकोड क्या करेगा? वो एक ट्रांसपेरेंट लेंस फॉर्म करेगा. जो लेंस प्लेकोड की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, लेंस प्लेकोड की जो सेल्स होती हैं उनके बीच में इंट्रैक्शन होता है और एक प्रिजम्पटिव रेटिनल स्ट्रक्चर जो फॉर्म होता है. प्रिजम्पटिव का मतलब है जो हम मान के चलते हैं कि ये बाद में डेवलप होके हमारा रेटिना बनाएगा. तो जो इंट्रैक्शन होता है लेंस प्लेकोड की सेल्स के बीच में प्लस जो हम प्रिजम्पटिव रेटिना मान के चलते हैं उसके बीच में जो इंट्रैक्शन होता है, उसकी वजह से यहाँ पे कुछ रेसिप्रोकल चेंज होते हैं और बोले तो रेसिप्रोकल इंडक्शन होता है. और रेसिप्रोकल इंडक्शन का रिजल्ट होता है हमारी आई की डेवलपमेंट. कि हम इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो ऑप्टिक वेसिकल होता है वो इन्वेजिनेट करता है ब्रेन से और जो हमारी एक्टोडर्म है उसके कॉन्टैक्ट में आता है, जिसकी वजह से वो लेंस प्लेकोड को इंड्यूस करता है. और जो हमारी एक्टोडर्म होती है वो डिफ्रेंशिएट हो जाती है लेंस सेल्स में और वो लेंस वेसिकल का जनरेट करती है. और जो हमारा जो हमारा ऑप्टिक वेसिकल्स होता है, ऑप्टिक वेसिकल यहाँ पे अपने आप में फोल्ड होकर हमारा ऑप्टिक कप को जनरेट करता है. और हमें पता है कि ऑप्टिक कप में जो आउटर लेयर होती है वो हमारी पिगमेंटेड सेल्स फॉर्म करती है और जो इनर लेयर होती है वो न्यूरल रेटिना फॉर्म करती है और रेटिनल सेल्स को जनरेट करती है. और जो लेंस वेसिकल्स होता है वो लेंस वेसिकल इंड्यूस करता है अपने से ऊपर प्रेजेंट जो एक्टोडर्म होती है उसको, और इंडक्शन की वजह से जो एक्टोडर्म है वो यहाँ पे कॉर्निया को जनरेट करती है. तो ये बेसिक मैकेनिज्म है कि कैसे स्टार्ट होती है डेवलपमेंट आई की. अब हम समझते हैं कि आई फील्ड कैसे जनरेट होता है. तो समझते हैं अपने फर्स्ट पॉइंट को, जो है फॉर्मेशन ऑफ आई फील्ड. तो जो आई फॉर्मेशन की स्टडी की थी सबसे पहले वो की थी स्पेमैन ने. किसने की थी? स्पेमैन ने स्टडी की थी सबसे पहले आई फील्ड की और आई फॉर्मेशन की. तो उन्होंने मैकेनिज्म को अंडरस्टैंड करने के लिए कि कैसे आई जनरेट होती है, उन्होंने इन सिटू हाइब्रिडाइजेशन का यूज़ किया और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर mRNAs का यूज़ किया. उन्होंने इन mRNAs को इंजेक्ट किया था जिनोपस की एम्ब्रियो में, ताकि वो ये पता लगा सकें कि जो आई डेवलप होती है तो वो कौन कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करती है, जिसके थ्रू एम्फीबियन की जो आई फील्ड है वो स्पेसिफाई होती है आई फॉर्मेशन के लिए. तो आई फील्ड की फॉर्मेशन तब स्टार्ट होती है जब जो न्यूरल ट्यूब होती है उसकी स्पेसिफिकेशन स्टार्ट होती है. तो न्यूरल ट्यूब के साथ ही हमारी क्या स्टार्ट हो जाती है? आई फील्ड की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है. क्या होता है? जो एंटीरियर पोर्शन होता है न्यूरल ट्यूब का, और बोले तो आई फील्ड जैसे जनरेट होगी, हमने बोला कि जैसे स्पेसिफिकेशन होती जाएगी न्यूरल ट्यूब की, तो न्यूरल ट्यूब का जो एंटीरियर पोर्शन होगा, एंटीरियर जो पोर्शन होगा उसमें जो BMP है, हमारे BMPs, अगर मैं यहाँ पे न्यूरल ट्यूब बनाऊं तो मान लो ये न्यूरल ट्यूब है हमारी और ये एंटीरियर पोर्शन है. तो जो एंटीरियर पोर्शन में हमारा जो BMP है और वेंट है, BMP और वेंट दोनों ही पाथवे एंटीरियर रीजन में इनहिबिट कर दिए जाते हैं. दोनों ही क्या कर दिए जाते हैं? इनहिबिट किए जाते हैं. और
जो BMP का इनहिबिशन है वो किसके थ्रू किया जाता है, नोगिन के थ्रू। नोगिन इनहिबिट कर देता है BMPs को, ठीक है। एंड जो नोगिन है वो इनहिबिट करता है एक्सप्रेशन किसका, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, और ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर कौन सा, ET ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर को भी ये जो नोगिन है वो ब्लॉक कर देता है। जो ET है उसका फंक्शन क्या होता है, जो ET प्रोटीन होता है वो कंट्रोल करता है RX1 के एक्सप्रेशन को, जिसको हम RX भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोगिन हमने देखा कि जो एंटीरियर रीजन होता है न्यूरल प्लेट का, उसमें हमारे BMPs और वेंट दोनों ही पाथवे इनहिबिट किए जाते हैं। जो नोगिन होता है वो इनहिबिट करता है BMP को और इनहिबिट करता है ET को, ठीक है। और एक्सप्रेशन किसका करवाता है नोगिन, एक्सप्रेशन कराता है OTX2 का। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी एंटीरियर पार्ट होगा उसमें OTX का एक्सप्रेशन होगा, किसमें होगा, एंटीरियर पार्ट में OTX एक्सप्रेस होगा, ठीक है। इट मीन्स टू सी दैट OTX स्पेसिफाइड द एंटीरियर रीजन ऑफ एन आई, ठीक है। तो क्या होता है, जब बाद में OTX प्रोटीन अक्यूमुलेट हो जाता है, जैसे मैंने बोला कि एंटीरियर रीजन में OT एक्सप्रेस होता जाएगा, और जब उसका प्रोटीन वहाँ पे अक्यूमुलेट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा प्रोटीन फॉर्मेशन हो जाएगी एंटीरियर रीजन में, तो एंटीरियर पोर्शन में ये ब्लॉक करेगा किसको, नोगिन को, ठीक है, नोगिन को ब्लॉक कर देगा। अब जैसे ही नोगिन ब्लॉक हुआ ऐसे ही एक्सप्रेशन हो गया ET का, ET का जीन एक्सप्रेस हो गया, जिसकी वजह से ET प्रोटीन फॉर्म हो गया। और जैसे ही ET फॉर्म होगा, ET कंट्रोल करेगा कौन से जीन को, RX1 को, और ये RX जो जीन है ये स्पेसिफाई करता है रेटिना को, ठीक है। ये RX1 भी एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ही है, ये भी एक क्या है, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है। RX एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है जो इनहिबिट करेगा, किसको इनहिबिट करेगा, RX इनहिबिट करता है, किसको इनहिबिट करता है, OTX2 को, एंड एक्टिवेट करता है PEG6 को, PEG6 को एक्टिवेट करता है और 6-3 को एक्टिवेट करता है। जो PEG6 है ये मेजर जीन होता है फॉर्म करने में आई फील्ड, किसमें, एंटीरियर न्यूरल प्लेट में। ये लेंस और रेटिना को स्पेसिफाई करता है PEG6, ठीक है। और जो PEG6 है वो कॉमन डिनोमिनेटर होता है फॉर फोटो रिसेप्टिव सेल्स इन ऑल फाइला। और ये कैसे आइडेंटिफाई किया गया कि ऑल फाइला में ये फोटो रिसेप्टिव सेल्स के लिए डोमिनेटर का काम करता है कौन, PEG6। वो ऐसे आइडेंटिफाई किया गया, ये ऐसे पता चला कि जब माइस और माउस का जो PEG6 जीन है वो इंसर्ट कराया गया ड्रोसोफिला के जीनोम में, तो ये पाया गया कि जो माउस का PEG6 जीन है वो एक्टिवेट करता है ड्रोसोफिला में भी आई फॉर्मेशन को। इसलिए PEG6 जो है वो एक्सप्रेस करता है माउस के फोर ब्रेन में, हिंड ब्रेन में एंड नेसल प्लेकोड में। बट जो अगर हम PEG6 में म्यूटेशन करवा देते हैं, उसके प्रोटीन को इनहिबिट करते हैं, तो वो ये देखा गया कि जो आई है, आई की जनरेशन सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है, मतलब आई की डेवलपमेंट सबसे ज़्यादा इफेक्ट होती है। इट मीन्स टू से दैट आई इज़ मोर सेंसिटिव टू PEG6 अब्सेंस। तो अगर हम ह्यूमन और माइस की बात करें तो दोनों में अगर लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है इस PEG6 जीन में, और ह्यूमन और माइस दोनों में अगर दोनों ही इंडिविजुअल हिट्रोजाइगस है, अगर होमोजाइगस है तो आई डेवलप ही नहीं होगी, अगर हिट्रोजाइगस है तो स्मॉल आई डेवलप होती है ह्यूमन के केस में और माउस के केस में। वर्टिब्रेट्स में सिंगल आई फील्ड भी फॉर्म होता है, हमें पता है कि सिंगल आई फील्ड फॉर्म होता है और 2 आई जनरेट होती हैं, कैसे ये भी समझते हैं। उससे पहले हमने यहाँ पे समझा कि कैसे हमारी जो आई है वो जनरेट होती है। ये हमारा न्यूरल ट्यूब को शो कर रहा है ब्लू कलर, और ये यहाँ पे हमारी आई फील्ड को शो कर रहा है। डिफरेंट जीन्स हैं जो हमारी आई फील्ड के जनरेशन में हेल्प करते हैं। और ये यहाँ पे शो किया गया ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर नेशेंट आई में, और बोले तो न्यूली फॉर्म्ड आई में जिसमें फील्ड अभी भी जनरेट हो रहा है, वो होता है स्टेज 12.5 में, अर्ली न्यूरुला स्टेज में, और स्टेज 15 में मिड न्यूरुला स्टेज में कौन कौन से ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर और कैसे एक्सप्रेस होते हैं वो यहाँ पे शो किया गया है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बोला कि वर्टिब्रेट में सिंगल आई फील्ड फॉर्म होता है और 2 आई जनरेट होती है, तो कैसे होता है, क्योंकि जो सिंगल आई फील्ड होता है वो सेपरेट हो जाता है, किस में सेपरेट हो जाता है, 2 बाइलेटरल फील्ड्स में, 2 बाइलेटरल फील्ड्स में वो सेपरेट हो जाता है। तो वो सेपरेट कैसे होता है, ये जो सेपरेशन है सिंगल आई फील्ड का 2 आईज जो फील्ड है उसमें, जिसकी वजह से 2 आई जनरेट होती है वर्टिब्रेट्स में, ये सोनिक एजोक के थ्रू होता है। और सोनिक एजोक का जो फंक्शन है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें माउस में अगर सोनिक एजोक के एक्सप्रेशन को इनहिबिट किया जाता है तो सिंगल मीडियन आई फॉर्म होती है और वो फेस के बीच में फॉर्म होती है, और इस कंडीशन को साइक्लोपिया बोला जाता है।
और यूजुअली ये आई जो है वो नोज के नीचे फॉर्म होती है। तो ये क्वेश्चन अराइज हुआ कि कैसे सोनिक एजोग सेपरेट करता है सिंगल आई फील्ड को टू आई फील्ड में, और साइक्लोपिया की जो कंडीशन है कि एक मीडियन आई फॉर्म हो फेस के बीच में, वो कंडीशन कैसे इनहिबिट होती है। तो जो सोनिक एजोग होता है, सोनिक एजोग जिसको हम SHH से एक्सप्रेस करते हैं, ये प्री कोडल प्लेट में सिंथेसाइज होता है। प्री कोडल प्लेट में सिंथेसाइज होता है। ये जो टर्म्स है प्री कोडल प्लेट, न्यूरल प्लेट, ये न्यूरोलेशन के अगर आप स्टडी करोगे तो तब आपको समझ में आएंगी। तो जो प्री कोडल प्लेट होती है उसमें सोनिक एजोग एक्सप्रेस होता है। और ये जो PEG-6 है जो हमारा आई रेटिना और लेंस की डेवलपमेंट में हेल्प करता है, वो PEG-6 जो एक डिनोमिनेटर का काम करता है फोटो रिसेप्टिव सेल्स की जनरेशन में, और रेटिना को और लेंस को स्पेसिफाई करता है, उसके एक्सप्रेशन को अफेक्ट करता है ये सोनिक एजोग। तो ये क्या करता है, सोनिक एजोग सेंटर में, मतलब जो हमारा फेस होता है या जो एम्ब्रियो होती है उसके सेंटर में PEG-6 के एक्सप्रेशन को क्या कर देता है, इनहिबिट कर देता है। कौन इनहिबिट कर देता है, ये सोनिक एजोग इनहिबिट कर देता है PEG-6 के एक्सप्रेशन को सेंटर में, जिसकी वजह से साइक्लोपिया नहीं हो पाता। ठीक है। और फील्ड को डिवाइड कर देता है सोनिक एजोग, वन फील्ड को दो फील्ड में डिवाइड कर देता है और 2 आई फॉर्म हो जाती हैं। बट अगर सोनिक एजोग लार्ज अमाउंट में सिंथेसाइज हो जाता है, तो जो प्री कोडल प्लेट से अगर ज़्यादा अमाउंट में सोनिक एजोग सिंथेसाइज होगा, तो सोनिक एजोग प्रोटीन लार्ज एरिया में, बड़े एरिया में किसको इनहिबिट कर देगा, PEG-6 को इनहिबिट कर देगा और उसके एक्सप्रेशन को इनहिबिट कर देगा। तो हमारी जो आई के डेवलपमेंट है वो कंप्लीटली इनहिबिट हो जाएगी, और जो हमारा ऑर्गेनिज्म है वो क्या हो जाएगा, ब्लाइंड हो जाएगा। तो सेम केस किस में देखने को मिलता है, केव ड्वेलिंग पॉपुलेशन में, जो केव्स में रहती है जो फिश, उनमें देखने को मिलता है। क्यों, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए भी एक एक्सपेरिमेंट किया गया था, और ये किसने किया था, यामामोटो और उसके क्लिग्स ने 2004 में ये एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने कंपैरिजन किया था सरफेस ड्वेलिंग पॉपुलेशन का और केव ड्वेलिंग पॉपुलेशन का, और ये दोनों ही एक ही स्पीसीज से बिलोंग करती थी, और वो स्पीसीज थी मैक्सिकन टेट्राफिश। दोनों सेम स्पीसीज की डिफरेंट पॉपुलेशन है, एक सरफेस ड्वेलिंग है और एक केव ड्वेलिंग है, बट एक में आई डेवलप होती है और एक में नहीं होती, एक ब्लाइंड होती है। तो इसको स्टडी करने के लिए उन्होंने यहाँ पे स्टडी किया सोनिक एजोग का एक्सप्रेशन, कि वो कहाँ पे एक्सप्रेस होता है और कितनी अमाउंट में एक्सप्रेस होता है। तो उन्होंने क्या पाया कि जो केव ड्वेलिंग जो फिश हैं उनमें सोनिक एजोग का जो एक्सप्रेशन है और जो उसकी सिंथेसिस है प्री कोडल प्लेट में वो ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से वो लार्ज एरिया में PEG-6 को इनहिबिट करता है। और जैसे ही PEG-6 का एक्सप्रेशन इनहिबिट हो जाता है, कोई PEG-6 प्रोटीन फॉर्म नहीं होता, जिसकी वजह से केव ड्वेलिंग पॉपुलेशन ब्लाइंड हो जाती है। सोनिक एजोग डाउन रेगुलेट भी करता है किसको, PEG-6 को, इस डाउन रेगुलेशन की वजह से जो ऑप्टिक कप है उसकी डेवलपमेंट भी इनहिबिट होती है, और लेंस सेल्स की जो लेंस सेल्स जो होती हैं उनकी भी एपोप्टोसिस हो जाती है और सेल डेथ हो जाती है। और ये अरेस्ट कर देता है किसको, सेल को, जो आई डेवलपमेंट में मेजर रोल प्ले करते हैं, जिसकी वजह से आई डेवलपमेंट फेल हो जाती है और जो ऑर्गेनिज्म है वो ब्लाइंड हो जाता है। तो ये था कि सोनिक एजोग कैसे रोल प्ले करता है सिंगल आई फील्ड को बाइलेटरल बल्स में डिवाइड करने में, जिसकी वजह से वर्टिब्रेट्स के केस में 2 आई डेवलप होती हैं। उससे पहले हमने डिस्कस किया था एक मैकेनिज्म जो आई फील्ड की फॉर्मेशन करता है। इस पिक्चर में हम समझें कि कैसे हमारी सिंगल आई फील्ड से 2 आई जनरेट होती हैं। तो हमने देखा कि जो एंटीरियर हमारी न्यूरल प्लेट होती है वहाँ पे नोगिंग इनहिबिट करेगा वेंट को और BMP को वो इनहिबिट करेगा, और OTX के एक्सप्रेशन को इन्हेंस करेगा, जिससे OTX हमारा स्पेसिफाई करेगा इंटीरियर रीजन ऑफ द आई। फिर OTX जब हाईली एक्सप्रेस हो जाएगा, ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसाइज हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा रीजन में वेंट्रल हेड के, तो इसका एक्सप्रेशन RX जो हमारा रेटिनल होम्योबॉक्स होता है जो रेटिना को स्पेसिफाई करता है, अगर हमारा RX जो है ह्यूमन और माइस में अगर ये म्यूटेंट फॉर्म में प्रेजेंट है तो आई डेवलप नहीं होती। तो इसका मेजर क्या होता है, रेटिना को स्पेसिफाई करना होता है। तो जब ये अक्यूमुलेट हो जाता है तो ये RX1 जो होता है ये इनहिबिट करता है OTX को। और हमारा जो ET होता है ये फर्स्ट प्रोटीन होता है जो एक्सप्रेस होता है आई फील्ड में, और इसका फंक्शन हमने स्टडी कर लिया। उसके बाद क्या होता है, ये एक्टिवेट करते हैं PEG-6 को। जो PEG-6 है वो हमें पता है कि वो एंटीरियर न्यूरल प्लेट में एक्सप्रेस होता है और स्पेसिफाई करता है लेंस को, रेटिना को, और स्पेसिफाई करता है फोटो रिसेप्टर सेल्स को ऑल फाइला में, वर्टिब्रेट्स में भी और इनवर्टिब्रेट्स में, जैसे फ्लाइज वगैरह में भी PEG-6 स्पेसिफाई करता है फोटो रिसेप्टर सेल्स को।
PEG6 एक कैस्केड ऑफ इवेंट्स स्टार्ट करता है किसका, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। और ये जो फैक्टर है ये म्यूचुअली एक्टिवेट करते हैं एक दूसरे को और एक सिंगल आई फील्ड को जनरेट करते हैं। फिर ये जब सिंगल आई फील्ड जनरेट हो जाता है सेंटर ऑफ द वर्टिब्रेट फोर ब्रेन, तो ये एक्टिवेट करते हैं फिर सोनिक हेजोग को। फिर ये सोनिक एक्सोग प्री कोडा प्लेट में एक्सप्रेस होता है और सुप्रेस कर देता है, इस PEG6 को सुप्रेस कर देता है सेंटर में न्यूरल ट्यूब के, जिसकी वजह से आई फील्ड 2 में डिवाइड हो जाता है और 2 आई जनरेट हो जाती है। पॉइंट है हमारा लेंस रेटिना इंडक्शन। हमें पता है कि जब आई की डेवलपमेंट होती है तो रेसिप्रोकल इंडक्शन होता है। रेसिप्रोकल इंडक्शन का मतलब यहाँ पे ये है कि जो सबसे पहले हमारी क्या होती है, आई फील्ड फॉर्म होती है, जिसके बारे में अभी मैंने डिस्कस किया। तो आई फील्ड यहाँ पे अफेक्ट करती है एपिडर्मिस को। बाद में जब एपिडर्मिस डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रेट करती है तो वो आई फील्ड की कंडीशनिंग को अफेक्ट करती है। तो इसकी वजह से यहाँ पे एक एंटागोनिस्टिक बिहेवियर जनरेट होता है। ठीक है, तो क्या होता है, जो इंट्रैक्शन है बेसिकली वो स्टार्ट होता है प्रिजम्पटिव लेंस एक्टोडम के साथ। प्रिजम्पटिव लेंस एक्टोडम जो कि PLE यहाँ पे डिवाइड गया है, इसके बीच में इंट्रैक्शन है, और PPE के बीच में डिफरेंस मतलब इंट्रैक्शन है, प्री प्लेकोड एक्टोडम के बीच में यहाँ पे इंट्रैक्शन होता है। और ये जो इंट्रैक्शन है वो इन्फ्लुएंस किया जाता है न्यूरल प्लेट के थ्रू, कार्डिक मेसोडम्स के थ्रू, जो कि हमारी इंटीरियर मेसोडम्स है उसके थ्रू किया जाता है, फेरेंशियल मेसोडम्स के थ्रू किया जाता है। उसके बाद क्या होता है, जो एंटीरियर रीजन है, ये हमारा एंटीरियर रीजन है न्यूरल प्लेट का। इस एंटीरियर रीजन में हमारे BMPs और जो हमारी होता है वेंट पाथवे वो यहाँ पे इनहिबिट कर दिए जाते हैं। ठीक है, वो यहाँ पे इनहिबिट हो जाते हैं। और ब्रेन में अगर हम देखें तो यहाँ पे बाइलेटरल वेंट्रल फोरबिन जो हमारा आई फील्ड है वो इवेजिनेट हो जाता है, एक ये और एक ये, दो फील्ड हमारे यहाँ पे जो इवाजिनेट हो जाते हैं। कैसे होते हैं ये, जैसे कि अभी हमने मैकेनिज्म पढ़ा जिसमें हमारा RX है वो डिफरेंट प्रोटीन्स को एक्टिवेट करता है, जिसमें PEG6 भी है। PEG6 के बाद हमारा एक कैस्केड ऑफ इवेंट चलता है जिसमें हमारे जो डिफरेंट जो जीन है वो एक दूसरे को एक्टिवेट करते हैं, और फिर उसके बाद सोनिक एजोग एक्टिवेट होता है, और उसके बाद वो सिंगल आई फील्ड को 2 आई फील्ड में यहाँ पे जनरेट करते हैं, मतलब 2 बल्स यहाँ पे फॉर्म हो जाते हैं। तो सिंपली RX यहाँ पे मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि उसी के बाद PEG6 एक्टिवेट होता है और डिफरेंट सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एक्टिवेट होते हैं। यहाँ पे RX जो है वो एक और यहाँ पे जीन को एक्टिवेट करता है जिसको हम नाइकैम बोलते हैं। ये एक जीन है जिसकी सेल्स जो होती हैं वो रेगुलेट करती है इवाजिनेशन रेटिनल प्रिकर्सर सेल्स की। जो हमारा वेंट्रल फोरब्रेन होता है, वेंट्रल फोरब्रेन से इवाजिनेशन होगी रेटिनल प्रिकर्सर सेल्स की, और वो किसके बाद होंगी, जब ये नाइकैम जीन एक्टिवेट हो जाएगा। और जब ये वेंट्रल फोरब्रेन से ये रेटिनल प्रिकर्सर सेल्स इवेजिनेट होंगी तो ये इवेजिनेट होकर एक ऑप्टिक वेसिकल्स फॉर्म करती हैं जिसको हम OV बोलते हैं। और ये जो ऑप्टिक वेसिकल्स की जो सेल्स होती हैं ये पैटर्निंग फॉर्म करती हैं किसके अगेंस्ट, ये हमारे प्रिजम्पटिव जो हमारा लेंस एक्टोडम है उसके अगेंस्ट हमारी क्या करती हैं, ये हमारी पैटर्निंग शो करती हैं। ठीक है, और जो हमारा जो यहाँ पे PLE है प्रिजम्पटिव लेंस एक्टोडम, वो क्या करता है, यहाँ पे वो उसका मेजर रोल यहाँ पे क्या होता है, वो इलोंगेट हो जाता है और लेंस प्लेकोड सेल्स बना देता है, लेंस प्लेकोड सेल्स बना देता है, लेंस वेसिकल जनरेट करता है। तो बेसिकली ये यहाँ पे इस चीज़ में कन्वर्ट हो जाएगा, बट उससे पहले जो हमारा ऑप्टिक वेसिकल्स होता है वो प्रोड्यूस करता है यहाँ पे BMP4 को, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 को और डेल्टा को वो यहाँ पे सिक्रेट करता है। ऑप्टिक वेसिकल्स किस किस को जनरेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा BMP4 को, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एंड डेल्टा को वो यहाँ पे एक्सप्रेस करेगा। और जब ये BMP4 और फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एंड डेल्टा एक्सप्रेस हो जाएंगे तो ये एक इंड्यूसर की तरह एक्ट करेंगे, और जो यहाँ पे सरफेस एक्टोडम प्रेजेंट है, ये जो एक्टोडम प्रेजेंट है इसको सिग्नलिंग देंगे कि ये क्या कर जाए, इलोंगेट कर जाए। जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं ये इलोंगेशन शो कर रही है और लेंस प्लेकोड सेल्स बना रही है जो बाद में लेंस वेसिकल्स को जनरेट कर रही हैं। क्योंकि पहले क्या होगा, पहले हमारी ये यहाँ पे प्रेजेंट होगी PLE जिसको हम बोलते हैं प्रिजम्पटिव लेंस एक्टोडम, ये क्या करेगी, इलोंगेट होगी, इलोंगेट होके ये क्या बनाएगी, लेंस प्लेकोड बनाएगी, लेंस प्लेकोड बन जाएगा, फिर उसके बाद ये क्या बनाएगा, लेंस वेसिकल्स बनाएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। और ऑप्टिक वेसिकल्स की वजह से ही ये यहाँ पे लेंस वेसिकल जनरेट होगा, क्योंकि ये इंड्यूसर मोलिक्यूल देकर, वो इंड्यूसर मोलिक्यूल है हमारे BMP4, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 एंड डेल्टा, these are inducer proteins।
फिर जब मैंने बात की यहाँ पे लेंस वेसिकल की, इससे पहले मैंने बोला कि लेंस प्लेकोड फॉर्म होगा, पहले लेंस प्लेकोड सेल्स फॉर्म होगी, उसके बाद लेंस वेसिकल फॉर्म होगा। तो जो लेंस प्लेकोड है वो सिक्रेट करेगा कुछ फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स को, और ये फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स इंस्ट्रक्ट करेंगे एडजेसेंट सेल्स को, और वो एडजेसेंट सेल्स किसकी होंगी, ऑप्टिक वेसिकल्स की होंगी, ताकि ऑप्टिक वेसिकल्स यहाँ पे एक्टिवेट कर पाए, किसको एक्टिवेट कर पाए, वो यहाँ पे एक्टिवेट करेगा VSX2 जीन को, जिसकी वजह से, इस जीन की वजह से न्यूरल रेटिना करेक्टराइज होगी। क्या करेक्टराइज होगी, न्यूरल रेटिना। और जो डर्मल मेजेंकाइम है, डर्मल मेजेंकाइम जो किसको सराउंड किए हुए हैं, जो सराउंड किए हुए हैं इस ऑप्टिक वेसिकल्स को सराउंड किए हुए हैं, वो इंस्ट्रक्ट करेंगी आफ्टर ऑप्टिक वेसिकल सेल्स को कि वो क्या एक्टिवेट कर दें, MITF जो जीन है इसको एक्टिवेट कर दें। जो MITF जीन जो है वो प्रोस्पेक्टिव पिगमेंटेड रेटिना में एक्सप्रेस होगा, PPR में एक्सप्रेस होगा, जिसकी वजह से मिलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन होगी। किसकी, मिलानिन पिगमेंट की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, सो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा ऑप्टिक वेसिकल्स है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक तो होता है डिस्टल, जो डिस्टल पार्ट होता है ऑप्टिक वेसिकल्स का वो तो न्यूरल रेटिना देगा, क्या देगा, न्यूरल रेटिना। और जो उसको सेल्स राउंड्स करती हैं और वो PPR में जो होती हैं वो क्या जनरेट करती है, पिगमेंटेड रेटिना, पिगमेंटेड रेटिना। फिर क्या होगा, जो हमारी ऑप्टिक वेसिकल्स हैं, ऑप्टिक वेसिकल्स वो लेंस प्लेकोड के साथ एडहेयर करेंगी और ऑप्टिक कप की जनरेशन कर देंगी, ऑप्टिक कप फॉर्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पे प्रिजम्पटिव न्यूरल रेटिना प्रेजेंट होंगी, प्रिजम्पटिव न्यूरल रेटिना, ये न्यूरल रेटिना सेल्स हैं, ये हमारी न्यूरल रेटिना सेल्स हैं, यहाँ पे इस वाले रीजन में न्यूरल रेटिना सेल्स हैं हमारी, जो अडहेयर करेंगी लेंस प्लेकोड के साथ, और वो क्या कर देंगी, पिगमेंटेड रेटिना फॉर्म कर देंगी। ये सारी सेल्स पिगमेंटेड रेटिना सेल्स हैं। जब हम आई लेंस इंडक्शन और रेसिप्रोकल इंडक्शन की बात करते हैं तो उसमें एक सीक्वेंशियल इवेंट चलते हैं, जिसमें हमारी एंटीरियर एक्टोडम जो है, एंटीरियर एक्टोडम, ठीक है, वो क्या करती है, न्यूरल एक्टोडम और नॉन न्यूरल एक्टोडम, मतलब वो पार्टीशन कर जाती है। उसकी पार्टीशन किस में होती है, एक तो होती है न्यूरल एक्टोडम में, जिसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स, एंड नॉन न्यूरल एक्टोडम में उसका होता है बॉर्डर एक्टोडम में होता है, इसमें होता है बॉर्डर एक्टोडम में होता है, जिसको बी से डिनोट किया गया है, और एंटीरियर प्री प्लेकोइड एक्टोडम में होता है APPE, एंटीरियर प्री प्लेकोड एक्टोडम में होता है, और न्यूरल क्रेस्ट में उसका क्या होता है, पार्टीशनिंग होती है, और एपिडर्मिस में होती है। तो यहाँ पे जो ये पार्टीशनिंग है वो किससे हो रही है, न्यूरल एक्टोडम से, जो कि एंटीरियर एक्टोडम है उससे हो रही है, और ये इंडक्शन के टाइम पे हो रही है। यहाँ पे PAX6 जो है वो एक कॉमन प्रोजेनिटर है। क्या है, कॉमन प्रोजेनिटर यहाँ पे कौन है, यहाँ पे ये जो शो किया गया CP, इसका मतलब कॉमन प्रोजेनिटर, वो कॉमन प्रोजेनिटर यहाँ पे PAX6 जो हमारी लेंस और हमारी रेटिनल सेल्स को स्पेसिफाई करता है, और जो एक कॉमन लेंस ओल्फैक्टरी प्रोजेनिटर फॉर्म कर देता है, LO फॉर्म कर देता है। ठीक है, और हमारे ये फॉर्म कर देता है एडिनो हाइपोफाइजियल प्रोजेनिटर, जिसको A से डिनोट किया गया है। ये दोनों कब फॉर्म होती हैं, जब हमारा एक कॉमन प्रोजेनिटर सेल्स फॉर्म होती हैं, जिसमें एक्सप्रेशन होता है PAX6 का, उसके बाद हमारा एडिनो हाइपोफाइजियल प्रोजेनिटर सेल्स एंड लेंस ओल्फैक्टरी प्रोजेनिटर सेल्स की जो है वो जनरेट होती हैं। तो फिर उसके बाद क्या होता है, जो PAX6 कॉमन प्रोजेनिटर सेल्स हैं वो कहाँ पे फॉर्म होती हैं, ये जो कॉमन प्रोजेनिटर सेल्स हैं ये एंटीरियर प्री प्लेकोडल एक्टोडम में फॉर्म होती है। जैसे कि इस पिक्चर में हम देख सकते हैं एंटीरियर प्री प्लेकोड एंडोडम में यहाँ पे फॉर्म होती हैं ये कॉमन प्रोजेनिटर सेल्स, जिसमें PAX6 एक्सप्रेस होता है। ठीक है, ये कॉमन प्री प्लेकोइड सेल्स होती हैं, मल्टीपोटेंट सेल्स हैं। क्या है, मल्टीपोटेंट सेल, जैसे हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होती है ना, वैसे ही ये है स्टेम सेल्स जो होती हैं हमारी हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, सेम ये हैं, जिसकी वजह ये क्या है, मल्टीपोटेंट सेल्स हैं जो डिफरेंट टाइप्स की सेल में जनरेट होती हैं, न्यूरोनल और नॉन न्यूरोनल सेल टाइप देती हैं, जिसमें ये न्यूरॉन और नॉन न्यूरॉन सेल्स जब फॉर्म करती हैं तो ये यूज़ किसका करती हैं, BMP का करती हैं। यहाँ पे BMP इनहिबिट हो रहा है, जिसकी वजह से ओल्फैक्टरी प्लेकोइड न्यूरोनल और नॉन न्यूरोनल फॉर्म हो रहा है, और BMP और यहाँ पे एक्टिवेट है और वेंट यहाँ पे इनहिबिट है, इसलिए यहाँ पे लेंस प्लेकोइड फॉर्म हो रहा है, लेंस प्रोजेनिटर सेल्स और नॉन न्यूरोनल सेल्स यहाँ पे फॉर्म हो रही हैं। ठीक है,
तो यहाँ पे कॉन्ट्रीब्यूशन बेसिकली किसका है, बीएमपी का है, फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, वेंट सिग्नलिंग का है, ठीक है, जिसकी वजह से यहाँ पे डिफरेंट प्लेकोड्स की जनरेशन हो रही है, जैसे लेंस प्रीकर्सर सेल्स होती है, लेंस एपिथेलियल सेल्स यहाँ पे जनरेट हो रही हैं, उसके बाद फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 यहाँ पे एक्सप्रेस हो रहा है, जिससे लेंस फाइबर सेल्स फॉर्म हो रही हैं, और यहाँ पे हमारी डिफरेंट जो हमारी ट्रांसपेरेंट डिवाइडिंग सेल्स का मतलब है कि लेंस सेल्स फॉर्म हो रही है और लेंस जनरेट कर रही है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा न्यूरल रेटिना डिफरेंशिएशंस। तो समझते हैं कि कैसे होता है। अगर मैं बात करूं ब्रेन की, तो ब्रेन में क्या होता है, ब्रेन के केस में डोर्सल और जो वेंट्रल पोलरिटी होती है वो क्या करती है, वो डिपेंड करती है बीएमपी के ग्रेडियंट पे। ग्रेडियंट का मतलब ये होता है कि एक जगह तो कंसंट्रेशन कम हो, एक जगह ज़्यादा हो, या फिर एक जगह एक्सप्रेशन हो रहा हो और एक जगह इनहिबिट हो रहा हो, तो उस बीएमपी के ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है डोर्सल वेंट्रल पोलरिटी किसकी, ब्रेन की, ठीक है। एंड दूसरा जो सिग्नलिंग प्रोटीन होता है वो होता है हेजोक प्रोटीन पे और बीएमपी के ग्रेडियंट पे डिपेंड करती है, ठीक है। तो क्या होता है, जो बीएमपी है वो एक्सप्रेस करता है डोर्सल में उसका ग्रेडियंट होता है, और हेजोक का जो ग्रेडियंट होता है वो वेंट्रल साइड में होता है। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ आई की, तो आई के केस में क्या होता है, वेंट्रल जो सेल्स होती हैं आई की, वेंट्रल सेल्स वो एक्सप्रेस करती हैं किसको, पैक्स2 प्रोटीन को, ठीक है। पैक्स2 प्रोटीन को वो एक्सप्रेस कर देंगी, और एक्सप्रेस करके क्या फॉर्म करेंगी, वो ऑप्टिक स्टाल्क फॉर्म कर देंगे, ठीक है। और जो डोर्सल रीजन होगा आई का, डोर्सल रीजन वो रिस्पोंड करेगा किसके अगेंस्ट, बीएमपीज के अगेंस्ट, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन्स के अगेंस्ट। कैसे रिस्पोंड करेगा, एक्सप्रेस करके, क्या एक्सप्रेस करेगा, मिट एफ, MITF, ये एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होता है जो जनरेट करता है पिगमेंटेड एपिथेलियम। और ये पिगमेंटेड एपिथेलियम किसका होता है, ये पिगमेंटेड एपिथेलियम रेटिना फॉर्म करता है, ठीक है। और जो सेंट्रल रीजन होगा उस बल्स का, जो बाइलेटरल बल्स फॉर्म होता है सोनिक एजोक के थ्रू, उसका जो सेंट्रल रीजन होता है वो सेंट्रल रीजन जो होता है वो एक्सप्रेस करेगा RX जीन को। सेंट्रल रीजन किसको एक्सप्रेस करेगा, RX को, क्योंकि उसको सोनिक एजोक को एक्सप्रेस करवाना है। और ये RX क्या होता है, रेटिनल होम्योबॉक्स होता है। और फिर ये जो सेंट्रल रीजन है ये ऑप्टिक कप बना देगा। तो बेसिक बात ये है कि जो वेंट्रल सेल्स हैं वो ऑप्टिक स्टार्क बनाएंगे, जो सेंट्रल है वो ऑप्टिक कप बनाएगा, जो डोर्सल है वो पिगमेंटेड एपिथेलियम बनाएगा। फिर हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था कि एक प्रोटीन होता है OTX2, ठीक है। ये स्पेसिफाई करता है एंटीरियर हेड रीजन, एंटीरियर आई रीजन, एंटीरियर रीजन ऑफ न्यूरल प्लेट, ठीक है। ये इनकोड करेगा कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स को जो एक्टिवेट करेंगे कुछ जीन्स को, और वो जीन कौन कौन से हैं, PAX6 हैं जो लेंस और रेटिना को स्पेसिफाई करता है, और 6-3 है, दोनों ही रेटिना के न्यूरॉन्स को स्पेसिफाई करते हैं। इनिशियली जो ये PAX6 और PAX6 जो 3 होते हैं ये अपने आप एक्सप्रेस होते हैं, बट इनका जो कॉन्टीन्यूअस एक्सप्रेशन है, फॉर देयर कॉन्टीन्यूअस एक्सप्रेशन जब भी होता है किसी चीज़ का तो हम उसको बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूटिव एक्सप्रेशन। उसके लिए हमें यहाँ पे किसकी जरूरत होगी, RX प्रोटीन की जरूरत होगी। और वो RX प्रोटीन अप रेगुलेट किया जाएगा किसके थ्रू, OTX2 के थ्रू। जो PAX6 है उसका हमें पता है कि वो रेटिनल गैंग्लियन सेल्स को क्या करता है, ये रेटिना के गैंग्लियन सेल्स को क्या करता है, स्पेसिफाई करता है, जिसकी जो ये गैंग्लियन सेल्स होती हैं ये ट्रांसमिट करती हैं विजुअल इंफॉर्मेशन रेटिना से ब्रेन में, ठीक है। फिर हमें एक फाइनल इमेज दिखती है। और अगर मैं 6-3 की बात करूं तो ये कोऑर्डिनेट करता है कि कितने नंबर ऑफ टाइम्स जो रेटिना की प्रीकर्सर सेल्स हैं वो डिवाइड होंगी और वो डिफ्रेंशिएट होकर रेटिना को फॉर्म करेंगी, या तो पिगमेंटेड सेल्स या फोटोरिसेप्टर सेल्स, ठीक है। न्यूरल रेटिना जो है वो फॉर्म होती है गैंग्लियल सेल्स, गिलियल सेल्स, जो भी ये सब फोटोरिसेप्टर सेल्स, ये सब जो फॉर्म होती हैं इसके थ्रू जो न्यूरल रेटिना डेवलप होती है वो लेयर्ड एरे में डेवलप होती है, डिफरेंट न्यूरोनल टाइप्स में डेवलप होती हैं। और जो ये लेयर्स होते हैं ये लेयर इंक्लूड करती हैं लाइट एंड कलर सेंसिटिव सेल्स, जैसे कि हमारी रोड होगी एंड कोन्स होगी, ठीक है। और क्या कंसिस्ट करती हैं, सेल बॉडीज ऑफ गैंग्लियन सेल्स एंड बाइपोलर इंटरन्यूरॉन सेल्स। और ये बाइपोलर इंटरन्यूरॉन सेल्स जो हैं ये ट्रांसमिट करती हैं इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई को रोड से एंड कौन से, किसमें, गैंग्लियन सेल्स में। ये इलेक्ट्रिक स्टिमुलाई को रोड कौन से लेंगी और कहाँ पे ट्रांसमिट करेंगी, गैंग्लियन सेल्स में ट्रांसमिट करेंगी।
जो न्यूरोब्लास्ट होती है ना रेटिना की जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स होती हैं उनकी कैपेबिलिटी होती है ऑल टाइप की 7 जो रेटिनल सेल है जिसके बारे में अभी मैंने बात की उनको जनरेट करने की इसकी कैपेबिलिटी होती है। ये एक स्टेम सेल की तरह एक्ट करती है। अगर मैं एम्फीबियंस की बात करूँ, किसकी बात करूँ, एम्फीबियंस की, तो जो टाइप ऑफ न्यूरॉन होती हैं जो प्रोड्यूस की जाती हैं रेटिना की मल्टीपोटेंट स्टेम सेल्स के थ्रू, वो किस पे डिपेंड करती हैं, मतलब जो एम्फीबियन में जो न्यूरोब्लास्ट सेल्स होंगी या जो स्टेम सेल्स होंगी वो स्टेम सेल्स जो मल्टीपोटेंट रेटिनल स्टेम सेल्स हैं, क्या है, मल्टीपोटेंट रेटिनल स्टेम सेल्स जो हैं एम्फीबियंस में, वो किस पे डिपेंड करती हैं, टाइमिंग ऑफ जीन ट्रांसलेशन। किस पे, टाइम पे, किस टाइम पे कौन सा जीन ट्रांसलेट हो रहा है, ट्रांसलेट का मतलब है कौन सा जीन ट्रांसलेट होके प्रोटीन को फॉर्म कर रहा है, ठीक है, ना कि कहाँ पे जीन ट्रांसक्रिप्ट हो रहा है, वो किस पे डिपेंड करेंगे, टाइम पे डिपेंड करेंगी, ठीक है। तो जो फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स होती हैं रेटिना में वो स्पेसिफाइड की जाती है एक्सप्रेशन से, किसके एक्सप्रेशन से, XOTX5B जीन। ये किसको स्पेसिफाई करता है, ये करता है फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को, फोटो रिसेप्टर न्यूरॉन्स को स्पेसिफाई करता है। और दूसरे जो जीन है XOTX2 एंड XVSX1 ये स्पेसिफाई करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन्स को। तो जो ये एक्सप्रेशन है इन 3 जीन्स का, XOTX5B जीन का और XOTX2 और XVSX1 का, इन 3 जीन का जो एक्सप्रेशन है और ट्रांसक्रिप्शन है वो सभी रेटिनल सेल्स में होता है, ठीक है। बट उनका जो ट्रांसलेशन है, मतलब ये तीनों ही जो जीन है वो mRNA तो सारी ही जो हमारी रेटिना की सेल्स होती है उनमें फॉर्म होता है, बट इनका प्रोटीन जो है वो डिफरेंट टाइम पे फॉर्म होता है। और ये जो टाइम डिपेंडेंट रेगुलेशन है ट्रांसलेशन का इन तीनों जीन का, वो मेडिएट किया जाता है किसके थ्रू, 4 माइक्रो RNA के थ्रू, 4 माइक्रो RNAs के थ्रू। और ये माइक्रो RNA है माइक्रो RNA 129, माइक्रो RNA 155, माइक्रो RNA 214 एंड माइक्रो RNA 222। ये जो माइक्रो RNA है ये हाईली एक्सप्रेस्ड होते हैं अर्ली रेटिनल प्रोजेनिटर सेल्स में। जो प्रोजेनिटर सेल्स होती हैं जो रेटिना को जनरेट करती हैं, जो स्टार्टिंग में फॉर्म होती हैं, उनमें ये एक्सप्रेस होते हैं। और ये 3 प्राइम अनट्रांसलेटेड जो रीजन्स होते हैं उससे बाइंड हो जाते हैं। कौन से जीन के अनट्रांसलेटेड रीजन से ये बाइंड होते हैं, XOTX2 एंड XVSX1 जो कि बाइपोलर जो न्यूरॉन्स हो उसको स्पेसिफाई करता है, ठीक है। और उनके ट्रांसलेशन को इनहिबिट कर देते हैं। जब ये जो माइक्रो RNA है इन जीन के UTR से बाइंड हो जाएंगे तो इन जीन का जो ट्रांसलेशन है उसको इनहिबिट कर देंगे, जिसकी वजह से ये जो जीन है जो बाइपोलर न्यूरॉन को स्पेसिफाई कर रहे हैं ये अर्ली रेटिनल सेल्स में एक्सप्रेस नहीं हो पाएंगे, जिसकी वजह से बाइपोलर न्यूरॉन अर्ली स्टेज में डेवलप नहीं हो पाएंगी। और जो एक्सप्रेशन है इन माइक्रो RNAs का, इन माइक्रो RNAs का, ये कम होता चला जाता है टाइम के साथ। इसीलिए जो बाद में न्यूरॉन्स बनती हैं, मान लो 350th टाइम कोई न्यूरॉन डिवाइड हो रही है, उस टाइम पे ये जो माइक्रो RNA ये इन जीन्स के UTR के साथ बाइंड नहीं करेंगे, जिसकी वजह से इन जीन का एक ट्रांसलेशन हो जाएगा। ट्रांसलेशन होने की वजह से ये जो 35th टाइम में जो न्यूरॉन डिवाइड हो रही हैं वो क्या फॉर्म करेंगी, वो न्यूरॉन डिफ्रेंशिएट होके बाइपोलर इंटरन्यूरॉन फॉर्म करेंगी, बाइपोलर इंटरन्यूरॉन फॉर्म करेंगी। और लास्ट पॉइंट हमारा क्या है कि लेंस डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेंस एंड कॉर्निया, डिफ्रेंशिएशन ऑफ लेंस एंड कॉर्निया। तो ये कैसे होता है, जो डिफ्रेंशिएशन है लेंस टिश्यू का वो एक ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन में होता है, जिसकी वजह से जो लाइट है वो रेटिना पे डायरेक्ट की जा सके, ठीक है। और इस जब ये ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन फॉर्म होती है तो इसकी फॉर्मेशन के लिए सेल स्ट्रक्चर में, सेल के शेप में बहुत सारे चेंजेस लेके आने पड़ते हैं, जिसकी वजह से ट्रांसपेरेंट मटेरियल की, कौन सा ट्रांसपेरेंट मटेरियल, जो इस ट्रांसपेरेंट मटेरियल जो लेंस को फॉर्म करेगा वो फॉर्म होगा। और उसको क्या बोलते हैं, हम एक प्रोटीन बोलते हैं, वो प्रोटीन होता है हमारा क्रिस्टलाइन। क्या होता है, क्रिस्टलाइन। ये जो क्रिस्टलाइन है ये 90% लेंस सोल्यूबल प्रोटीन होता है, ठीक है। लेंस सेल्स जो होती हैं वो प्रॉपरली कर्व होती हैं, और ये जो कर्व है इसकी बैलेंसिंग किसके थ्रू की जाती है, वो की जाती है रो जनरेटेड
रो जनरेटेड एपिकल कंस्ट्रिक्शन, किसके थ्रू? रो जनरेटेड एपिकल कॉन्स्ट्रिक्शन के थ्रू। और ये जो एपिकल कंस्ट्रिक्शन होती है ये किसकी होती है? माइक्रोफिलामेंट की होती है। और ये माइक्रोफिलामेंट रैक के साथ एक्ट करते हैं इस कॉन्स्ट्रिक्शन को जनरेट करने के लिए। और ये माइक्रोफिलामेंट एक्टिन की पोलिमराइजेशन के वजह से फॉर्म होते हैं, जो माइक्रोफिलामेंट को एक्सटेंड कर देती है एपिकल से बेसल एक्सिस की एलोंग, जिसकी वजह से जो कर्विंग है लेंस की वो प्रॉपरली हो पाती है। लेंस में बेसिकली 3 रीजन्स होते हैं, ठीक है, 3 बेसिक रीजन होते हैं लेंस में। एक होता है एंटीरियर जोन, जो डिवाइड करता रहता है। इसमें क्या होती हैं? एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट होती हैं जो कॉन्टिन्यूअस डिवीजन स्टेट में होती हैं। एक होता है इक्वाटोरियल जोन, एक क्या होता है? इक्वाटोरियल जोन। इसमें क्या होती है? इलोंगेशन होती है। जैसे हमने पहले बोला कि एंटीरियर जोन है उसमें एपिथेलियल सेल्स है तो वो प्रोलिफरेशन की स्टेट में होंगी, डिवीजन की स्टेट में होंगी। सेकंड है इक्वाटोरियल जोन जो इलोंगेट करता है, मतलब उसकी इलोंगेशन शो करता है। लास्ट जो होता है वो होता है पोस्टीरियर जोन एंड सेंट्रल जोन। ये जोन किसका है? क्रिस्टलाइन का है, मतलब इसमें क्रिस्टलाइन प्रोटीन होते हैं, फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये जो अरेंजमेंट है ये हमारे लाइफ में पूरी लाइफ चलती है, क्योंकि जो एपिथेलियल सेल्स है लेंस के इक्वेटर पे वो डिफ्रेंशिएट होती है सेकेंडरी फाइबर्स में, जो कॉन्टिन्यूसली लेंस में मास ऐड करता रहता है। तो जो इनिशियल डिफ्रेंशिएशन होती है लेंस फॉर्मिंग टिश्यू की, उसके लिए रिक्वायरमेंट होती है कि जो ऑप्टिक वेसिकल होता है, ऑप्टिक वेसिकल उसके बीच में एंड प्रिजम्पटिव जो लेंस एक्टोडम है उसके बीच में कॉन्टैक्ट हो जाए, लेंस का जो एक्टोडम है उसके बीच में कॉन्टैक्ट हो जाए। जैसे हम इस पिक्चर में देखते हैं कि जो हमारा ऑप्टिक वेसिकल है इसके बीच में और जो हमारा प्रिजम्पटिव लेंस का एक्टोडम है, इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है जब इनिशियल डिफरेंशिएशन होता है लेंस फॉर्म करने वाले टिश्यूज का। इस कांटेक्ट की वजह से डेल्टा प्रोटीन्स को परमिशन मिल जाती है ऑप्टिक वेसिकल पे टू एक्टिवेट नॉच रिसेप्टर, कि वो ऑप्टिक वेसिकल पे क्या एक्टिवेट कर दे? नॉच रिसेप्टर को एक्टिवेट कर दे ऑन द प्रिजम्पटिव लेंस एक्टोडम। मतलब इसने बोला कि जब कॉन्टैक्ट होता है ऑप्टिक वेसिकल का और एक्टोडम का, जब एम्ब्रियोनिक स्टेज में पहली बार लेंस फॉर्मिंग टिश्यू डिफरेंशिएट होता है, उस टाइम पे डेल्टा प्रोटीन ऑप्टिक वेसिकल पे एक्ट करते हैं और वो यहाँ पे क्या करवाते हैं? वो यहाँ पे एक्टिवेट करवाते हैं नोच रिसेप्टर को, जिसकी वजह से जो हमारा प्रिजम्पटिव लेंस एक्टोडम होता है यहाँ पे, उसमें क्या होता है? उसमें हमारा ये जो रिसेप्टर एक्टिवेट हो जाता है। फिर जो नोच की इंट्रासेलुलर डोमेन होता है वो बाइंड करता है एनहेंसर एलिमेंट से, और वो एनहेंसर एलिमेंट किसके होते हैं? वो जो एनहेंसर एलिमेंट होते हैं वो होते हैं लेंस फर्स्ट जीन के एनहेंसर एलिमेंट, ठीक है। और ये लेंस फर्स्ट जीन के जो एनहेंसर एलिमेंट है उससे जाके तो नोच रिसेप्टर जाके बाइंड कर जाता है, प्लस वो किससे बाइंड करता है? प्लस वो बाइंड करता है OTX2 की ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से, जिसकी वजह से ये दोनों ही जीन एक्टिवेट हो जाते हैं और इनका एक्सप्रेशन हो जाता है। जो लेंस फर्स्ट जो होता है ये एसेंशियल होता है एपिथेलियल सेल्स के, लेंस की जो एपिथेलियल सेल्स होती हैं उनकी प्रोलिफरेशन के लिए, मतलब वो डिवाइड करें इसलिए ये जरूरी होता है। और लेंस वेसिकल को ये क्या कर देता है? क्लोज कर देता है। लेंस फर्स्ट का काम है लेंस एपिथेलियल को प्रोलिफरेट करवाना और लेंस वेसिकल को क्लोज करना। कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर होते हैं, फॉर एग्जांपल OTX2 होता है जो स्पेसिफाई करता है एक पर्टिकुलर फील्ड और प्रोवाइड करता है कंपिटेंस फॉर सेल्स टू रिस्पॉन्ड टू मोर स्पेसिफिक इंडक्शन। जो रेगुलेशन होती है यहाँ पे क्रिस्टलाइन जीन की, वो किसके कंट्रोल में होती है? वो यहाँ पे होती है PEC6 के, SOX2 के, PEC6 के कंट्रोल में होती है, SOX2 के, और LMF के होती है, LMF के होती है, SOX2 के अंडर कंट्रोल होती है रेगुलेशन क्रिस्टलाइन जीन की। जो SOX2 होता है वो क्या करता है? वो इंड्यूस्ड होता है किसमें? लेंस के प्ले कोड में। लेंस प्ले कोड में SOX2 इंड्यूस होता है बाय किसके थ्रू? BMP4 के थ्रू। जब BMP4 यहाँ पे एक्ट करेगा तो लेंस प्ले कोड में SOX2 क्या हो जाएगा? एक्टिवेट हो जाएगा, और जो BMP4 है वो ऑप्टिक वेसिकल के थ्रू यहाँ पे सिक्रेट होता है, ठीक है। तो जो को एक्सप्रेशन है यहाँ पे PEC6 का, SOX2 का,
किसमें, सेम सेल्स में, वो इनिशिएट करता है कि जो लेंस है वो डिफ्रेंशिएट हो जाए और एक्टिवेट कर दे अपने क्रिस्टलाइन जीन को। जो सोक्स2 होता है और एलमेफ जो होता है, ये इंड्यूस किए जाते हैं फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर्स के थ्रू, और वो फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर यहाँ पे होता है 8, जो सिक्रेट किया जाता है ऑप्टिक वेसिकल के थ्रू या ऑप्टिक कप के थ्रू। ठीक है, उसकी जो ये यहाँ पे फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 होता है, उसकी रिक्वायरमेंट होती है क्रिस्टलाइन जीन को मेंटेन करने के लिए, उनके एक्सप्रेशन को मेंटेन करने के लिए, और लेंस का जो फाइबर डिफ्रेंशिएट हो रहा है यहाँ पे, उसको यहाँ पे क्या करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए, जो यहाँ पे फाइबर डिफ्रेंशिएट हो रहा है उसको कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे जरूरत होती है फिब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर 8 की। ठीक है, जब लेंस वेसिकल डिटैच हो जाते हैं, इससे डिटैच हो जाते हैं सरफेस एक्टोडर्म से, सरफेस की जो एक्टोडर्म होती है उससे जब लेंस वेसिकल डिटैच हो जाते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे जो लेंस वेसिकल होंगे जब वो सरफेस एक्टोडर्म से डिटैच हो जाएंगे, उस टाइम पे लेंस वेसिकल स्टिमुलेट करते हैं, जो लेंस वेसिकल होंगे वो स्टिमुलेट करेंगे ओवरलाइंग एक्टोडर्म को कि वो क्या फॉर्म कर दे, कॉर्निया फॉर्म कर दे, यहाँ पे कॉर्निया को जनरेट कर देगी वो। ठीक है, कॉर्निया को फॉर्म कर देगी। यहाँ पे डिक ऑफ प्रोटीन होता है, क्या होता है, डिक ऑफ प्रोटीन, जो इनहिबिट करेगा वेंट की सिग्नलिंग को और बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करेगा, ये बेसिकली डिक ऑफ। माइस के केस में क्या होता है, लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन इस डिक ऑफ प्रोटीन में जो क्या करता है, हमारे वेंट को और बीटा कैटेनिन को इनहिबिट करता है, बीटा जो कैटेनिन है उसको इनहिबिट करता है ये डिकॉफ। बट अगर माइस में लॉस ऑफ फंक्शन म्यूटेशन है डिकॉफ में, तो जो कॉर्नियल एपिथेलियम है वो हेड एपिडर्मल टिश्यू बन जाएगा, मतलब कॉर्निया डेवलप नहीं होगा। जो प्रिजम्पटिव कॉर्नियल सेल्स होती हैं, मतलब वो कॉर्निया की सेल्स, यहाँ पे कॉर्निया जनरेट होगा, तो जो कॉर्निया की सेल्स होती हैं प्रिजम्पटिव, जो बाद में कॉर्निया को डेवलप करती हैं, वो सिक्रेट करती हैं लेयर्स ऑफ कोलेजन। ठीक है, न्यूरल क्रेस्ट सेल्स माइग्रेट हियर एंड मेक न्यू सेल लेयर वाइल सिक्रेटिंग कॉर्नियल स्पेसिफिक एक्सटर्न ECM, जो कि एक्स्ट्रा सेलर मैट्रिक्स होता है, उसको वो सिक्रेट करेंगी और ये कॉर्निया स्पेसिफिक होगा। ये जो सेल्स होती हैं न्यूरल क्रेस्ट सेल्स, ये कंडेंस होके एक फ्लैट लेयर बना देती हैं सेल्स की, जो कॉर्निया प्रीकर्सर सेल्स की तरह एक्ट करता है। और जैसे ही ये कॉर्निया प्रीकर्सर सेल्स मैच्योर होंगी, वो डिहाइड्रेट हो जाएंगी, उनका वाटर लॉस हो जाएगा और वो टाइट जंक्शन फॉर्म करेंगी सेल्स के अंदर, यूनाइट होंगी सरफेस एक्टोडर्म के साथ और कॉर्निया की फॉर्मेशन कर देंगे। जो इंट्रा ओक्यूलर फ्लूइड प्रेशर होता है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है जब भी कॉर्निया को कर्वेचर देना होता है, जिसकी वजह से कॉर्निया लाइट को फोकस कर पाता है रेटिना पे। मेन प्रॉब्लम जो कॉर्निया की फॉर्मेशन में आती है वो क्या होती है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस, ROX, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पेसिस। ये डैमेज कर देती है DNA को एंड प्रोटीन को डैमेज कर देती हैं। और मेजर सोर्स जो होता है ROS का रिएक्टिव ऑक्सीजन जो हमारी स्पीसीज होती हैं वो होता है एमनियोटिक फ्लूइड एम्ब्रियो के लिए। तो इससे हम क्या कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं एम्ब्रियो को, बाय RNA बाइंडिंग प्रोटीन फेरिटिन के थ्रू हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, और कुछ बेसल सेल्स की लेयर्स के थ्रू हम इसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, जो कॉन्टिन्यूसली रिन्यू करती रहती हैं कॉर्निया की एपिथेलियल सेल्स को पूरी लाइफ एक इंडिविजुअल्स में। तो इस तरह से हमारा कॉर्निया डेवलप होता है, लेंस डेवलप होता है और हमारी रेटिना सेल्स डिफ्रेंशिएट होती हैं। So guys, if you do like my video, then please like, share, subscribe, and if you have any query, then please comment in the comment box given below. Thank you so much for watching my videos.